नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की दशा दिशा क्या है, देश की नब्ज क्या है, देश की राजनीति किस दिशा में जा रही, लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने की उम्मीद, संभावना और आशंका है, उस पर हम बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज दरअसल हम फिर कोशिश कर रहे हैं कई महीनों के बाद, इसलिए क्योंकि देश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी के साथ बदल रहा है। आपने पिछले दिनों महाराष्ट्र के में देखा किस तरीके से वहां शिवसेना के बाद समाज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया और देश के बहुत बड़े नेता माने जाने वाले शरद पवार वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए। वहां बगावत की उनके अपने भतीजे अजीत पवार ने और लगभग दो तिहाई के आसपास विधायक अपने पास से ले गए, जो एक जमाने में एक ऐसी संभावना मानी जाती थी जिसके बारे में लोग विचार भी करना उचित नहीं समझते थे। लेकिन पहले शिवसेना को तोड़ना, उसके बाद एनसीपी को तोड़ना और फिर कांग्रेस, फिर ये खबर आना कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड भी टूट सकती है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के अंदर अपने प्रभारियों को बदला है, वहां के पार्टी के अध्यक्षों को बदला है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल पूरी की पूरी योजना, कोशिश, रणनीति जो है वो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसके मद्देनजर की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर सारा विपक्ष एकजुट हो गया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। जब विपक्षी एकता की बात करते हैं तो पिछले दिनों पटना में विपक्षी एकता हुई, जहां पे हालांकि अरविंद केजरीवाल ने उसमें थोड़ा सा फच्चा लगाने की कोशिश की और अब 17-18 तारीख को यानी जुलाई को बेंगलोर में एक और विपक्षी एकता होने वाली है। तो एक तरफ बीजेपी अपने को दुरुस्त कर रही है, जहां उसको कमजोरी लग रही है वहां टूट फूट करके, तोड़फोड़ करके अपने साथियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, कई पुराने सहयोगियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यह माना जाए कि 2024 की लड़ाई बहुत तीक्ष्णता के साथ शुरू हो गई है? और अगर ऐसा है तो फिर आज की तारीख में क्या लगता है, क्या 2014-2019 का इतिहास दोहराया जाएगा या 2024 का इतिहास कुछ अलग होगा? 2014-2019 में एक तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ था और उसने वॉकओवर दे रखा था। अब विपक्ष अगर मजबूती के साथ अनुशासित तरीके से अगर लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब क्या फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? तमाम सवाल है, बातचीत करेंगे, जानेंगे अभय कुमार दुबे जी से। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर। ये जिस तरीके से महाराष्ट्र की घटना हुई है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि महज एक राज्य के अंदर एक पार्टी टूट गई और वो सत्ता लोलुप लोग थे और उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ी और चूंकि उनको उप मुख्यमंत्री बनना था, मंत्री बनना था, तो आके जुड़ गए, या इसके इतर भी इसका कोई मतलब है? देखिए आशुतोष जी, राजनीति का सार तत्व तो सत्ता प्राप्त करना ही है, इसीलिए किसी को सत्ता लोलों को, किसी को सत्या त्यागी की श्रेणियों में डालना उचित नहीं है। ऐसे लोग तो बहुत ही असाधारण होते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण एक व्यक्ति थे जो कि कभी खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन दूसरे उनके नाम पर चुनाव लड़ते जीतते थे। तो ऐसा तो बहुत कम ही होता है। सभी लोग जो राजनीति के बाजार में हैं, राजनीतिक प्रतियोगिता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और जो लोग आज कह रहे हैं कि शरद पवार को फलाने ने धोखा दिया, अमुक ने धोखा दिया, उन्हें शरद पवार के इतिहास पर भी गौर करना चाहिए। शरद पवार ने भी इसी तरह की कार्रवाइयां करके अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाया है बहुत शुरू से। और 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन नहीं मांगा था और वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ थी, उन्होंने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का प्रस्ताव किया था। तो सब लोग जानते हैं कि पानी कहां मरता है, इसलिए नैतिकता की कसौटी पर कोई किसी को नहीं कस के हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज होती है पार्टी सिस्टम, पार्टी प्रणाली। अगर हम पार्टी प्रणाली के लिहाज से देखें तो हम भारत के जो विभिन्न प्रांत हैं उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा वो है जहां पार्टी प्रणाली में 2 या 3 बड़े दल सक्रिय हैं, या तो 2 दलों के बीच में टक्कर है या उसमें एक दल और है, या त्रिकोणात्मक टक्कर है। जैसे कर्नाटक को आप देख सकते हैं तो एक सिर्फ पार्टी, या आप मध्य प्रदेश को देख सकते हो, वहां 2 दलों में मुख्य तौर पर टक्कर है। गुजरात में 2 दलों में मुख्य तौर पर टक्कर हुआ करती है, वहां 3 दल हो गए, वहां आम आदमी पार्टी भी हो गई। तो 2 दल या 3 दल हैं, तो वहां पे मैं मान के चलता हूं और आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि वह पार्टी प्रणाली यानी वो काफी सेटल्ड है, स्थापित हो चुकी है, उसमें स्थिरता है उसके अंदर। दूसरे किस्म के प्रांत वे हैं जहां पे पार्टी प्रणाली छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, कुछ दल बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो जो वहां गठजोड़ बनते हैं उन गठजोड़ों में घटक बहुत से होते हैं।
और हम लोग कल्पना ये करते हैं कि दो गठजोड़ों में एक साफ सुथरी टक्कर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जी राजनीतिक शक्तियों का संतुलन है वो लगातार बदलता रहता है। अब आप देखिए, भाजपा ये सोचती थी कि महाराष्ट्र में राजनीतिक शक्ति, उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, चुनाव जीत लिया है, राजनीतिक शक्तियों का एक संतुलन स्थापित हो गया है, लेकिन वो बदल गया। उद्धव ठाकरे ने उनका साथ छोड़ दिया। बिहार में भी भाजपा का मानना था कि नीतीश की और तेजस्वी यादव की कभी पट नहीं सकती, क्योंकि पिछली बार जब गठजोड़ हुआ था तो दोनों के बीच में बड़े विवाद हुए थे, तो नीतीश हमारे साथ रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और भाजपा को दोनों जगह इस मुगालते में रहने का नुकसान उठाना पड़ा कि राजनीतिक शक्तियों का संतुलन हमने जो बनाया है वही आगे एक लंबे समय तक रहेगा। इसी तरह का मुगालता अब भाजपा विरोधी शक्तियों को है, जो धीरे धीरे करके टूट रहा है। देखिए, बिहार और महाराष्ट्र दो प्रांत हैं जहां पार्टी प्रणाली टूटी हुई है छोटे छोटे टुकड़ों में, और गठजोड़ों की राजनीति होती है। तो उन दोनों का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। अब भाजपा ने क्या किया, भाजपा दोनों जगह कमजोर हालत में थी, उसके खिलाफ जो गठजोड़ थे वो सामाजिक राजनीतिक आधार पर काफी मजबूत थे। हर कोई, अभी नीरजा चौधरी इस महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उससे पहले महाराष्ट्र का दौरा करके आई। वो सतारा भी गई, वो बॉम्बे भी गई, वो पूना भी गई, सब जगह, और हर जगह जाके उन्होंने लोगों से बात की, सरकारी अफसरों से बात की, यहाँ तक कि गांव के किसानों तक से बात की, और आके उन्होंने टीवी पर भी कहा, मुझे भी निजी बातचीत में बताया कि जिस किसी से पूछो वो कहता है कि अगर अभी चुनाव हो तो महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट का जो गठजोड़ है वो गठजोड़ आगे है, वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी परिस्थिति को बदलने की लगातार कोशिश कर रही थी। इससे पहले उस शिवसेना को तोड़ चुकी थी। आप कल्पना कीजिए कि शिवसेना के, पूरी शिवसेना अगर इधर होती तो और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पलड़ा झुका हुआ होता। उसके बाद उसने इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी तोड़ दिया और कम से कम 40-50% ताकत उद्धव ठाकरे की भी कम कर दी और शरद पवार की भी कम कर दी। अब अगर लोगों से ये पूछा जाए तो कोई बेखटके ये बात नहीं कह पाएगा कि चुनाव होने पर महाविकास अघाड़ी ही जीतेगा, वो कहेगा टक्कर हो गई है जी। तो भाजपा ने कुछ ना कुछ अपनी कमजोरी की महाराष्ट्र में भरपाई की है। ऐसी ही भरपाई भाजपा धीरे धीरे बिना कोई बड़ा धमाका किए हुए बिहार में कर रही है। बिहार में देखिए, पहले उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में चले गए, उसके बाद में जीतन राम मांझी भाजपा में चले गए। अब कहा जा रहा है मुकेश सहनी भी भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी एक महादलितों की पार्टी और दो अति पिछड़ों की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई हैं। और माना यह जा रहा है कि जनता दल एकीकृत में अंदर इतनी उथल पुथल और बेचैनी है कि उनका भी एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी कभी भी तोड़ सकती है, और वो बिहार की राजनीति में वैसे ही धमाका होगा जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र में तोड़ने से हुआ। अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन, जो कि भाजपा नीति गठबंधन के मुकाबले अधिक मजबूत माना जा रहा था, उसकी मजबूती घटती चली जाएगी। मैं ये कहता हूं कि ये भाजपा की 2024 के लिए बनाई गई रणनीति का पहला चरण है। दूसरे चरण का आगाज हमें तब दिखाई पड़ेगा जबकि भाजपा उन क्षेत्रों में सक्रिय होते हुए अपना रणनीतिक बंदोबस्त आजमाते हुए दिखेगी जहां पे पार्टी प्रणाली अपेक्षाकृत स्थिर है। अभी वहां 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि भाजपा इन राज्यों में लंबे अरसे से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से पिटती रही है। 2019 से पहले से पिट रही है। देखिए, कर्नाटक में भी पिट गई थी, हिमाचल प्रदेश में अभी पिट गई, और इन प्रदेशों में भी 2019 से पहले वो चुनाव हार गई थी। तो विधानसभा की राजनीति में भाजपा कांग्रेस से पिछड़ी हुई है यहाँ पे। लेकिन लोकसभा की राजनीति में कुछ विशेष परिस्थितियों का लाभ उठाकर, जो पुलवामा का हमला हुआ था, फिर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें घुस के मारा का भाजपा ने प्रचार किया, और अन्य स्थानीय जो परिस्थितियां थी, पहलू थी, उनका लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव अभूतपूर्व रंग से जीत लिया। अब भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वो अपने उस परिणाम को कैसे दोहराए, जो बहुत ही मुश्किल बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार हुआ था इस बार भी वही हो जाएगा। पिछली बार भाजपा को 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा था, इस बार भाजपा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा मुश्किलें भाजपा के सामने है। तो अब देखा जाए कि भाजपा की रणनीति का दूसरा चरण क्या होता है। बिल्कुल।